देखिए, इतिहास में ना कुछ पल ऐसे आते हैं जो सब कुछ बदल के रख देते हैं। 1857 का विद्रोह बिल्कुल एक ऐसी ही घटना थी। सोचिए, एक चिंगारी जिसने सिर्फ भारत को ही नहीं बल्कि उस वक्त के सबसे ताकतवर ब्रिटिश साम्राज्य की नींव तक हिला दी थी। तो चलिए आज उसी कहानी को समझते हैं जिसने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ? कैसे सिर्फ एक राइफल के बारे में फैली अफवाह ने दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य में बगावत की आग सुलगा दी? ये एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक पहेली है ना? चलिए आज इसकी परतें खोलते हैं। कहते हैं ना, हर बड़ी आग की शुरुआत एक छोटी सी चिंगारी से होती है, और 1857 के इस महासंग्राम में वो चिंगारी थे नए इनफील्ड राइफल के कारतूस। अब देखिए, ये सिर्फ एक कारतूस की बात नहीं थी, बात थी उस अफवाह की जो जंगल की आग की तरह फैली। अफवाह ये थी कि इन कारतूसों पर गाय और सुअर की चर्बी लगी है। अब जरा सोचिए, गाय हिंदुओं के लिए पवित्र है और सुअर मुसलमानों के लिए हराम। मतलब ये दोनों ही समुदायों के धर्म पर एक सीधा हमला था, एक ऐसा अपमान जिसे कोई भी सैनिक बर्दाश्त करने को तैयार नहीं था। और इस अपमान के खिलाफ पहली आवाज उठी बैरकपुर से। मंगल पांडे, एक सिपाही जिन्होंने गुस्से में एक ब्रिटिश अधिकारी पर हमला कर दिया। नतीजा, उन्हें फांसी दे दी गई। लेकिन उनकी शहादत बेकार नहीं गई, बल्कि वो एक शहीद बन गए, और उनकी शहादत ने विद्रोह की आग को और ज्यादा भड़का दिया। लेकिन एक बात समझनी होगी, ये कारतूस तो सिर्फ एक चिंगारी थी। असली बारूद वो तो पिछले 100 सालों से इकट्ठा हो रहा था। शिकायतों का एक पूरा ढेर था। तो चलिए अब उन गहरी वजहों को देखते हैं जिन्होंने इस विद्रोह के लिए जमीन तैयार की। अंग्रेजों की एक बहुत ही चालाक नीति थी, जिसे कहते थे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या व्यपगत का सिद्धांत। इसका मतलब बहुत सीधा था। अगर किसी राजा का अपना कोई बेटा नहीं है तो उसका राजपाट सीधे सीधे ब्रिटिश कब्जे में चला जाएगा। ये भारतीय राजाओं के आत्मसम्मान और उनकी परंपराओं पर एक सीधा हमला था। जाहिर है, इससे उनमें बहुत गुस्सा भर गया, और इस नीति का इस्तेमाल करके सतारा, झांसी, उदयपुर एक के बाद एक कई बड़े राज्यों को हड़प लिया गया। हद तो तब हो गई जब अवध जैसे राज्य पर कुशासन का मतलब बैड गवर्नेंस का झूठा आरोप लगाकर कब्जा कर लिया। अब तो भारतीय राजघरानों को यह लगने लगा था कि भाई यहां कोई भी सुरक्षित नहीं है। ये गुस्सा सिर्फ महलों तक ही नहीं था, ये खेतों तक पहुंच चुका था। अंग्रेजों ने जमीन से लगान यानी टैक्स वसूलने के लिए अलग अलग सिस्टम बनाए। नाम चाहे कुछ भी हो, बंगाल का स्थायी बंदोबस्त हो या मद्रास की रायतवाड़ी प्रणाली, मकसद एक ही था। लगान की दरें इतनी ज्यादा थीं कि किसानों की तो जैसे कमर ही टूट गई। असल में उनका एक ही मकसद था, भारत को आर्थिक रूप से पूरी तरह निचोड़ लेना। 60%, सोचिए जरा, 60%। कुछ इलाकों में किसानों को अपनी फसल का इतना बड़ा हिस्सा टैक्स में देना पड़ता था। और इसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि किसान पीढ़ियों तक कर्ज में डूबे रहे और आखिर में अपनी ही जमीन पर मजदूर बनकर रह गए। और मजे की बात देखिए, जिन भारतीय सिपाहियों के दम पर पूरा ब्रिटिश साम्राज्य टिका हुआ था, उन्हीं के साथ सेना में क्या हो रहा था? भेदभाव, वेतन कम, प्रमोशन का कोई चांस नहीं, और अपने ही देश में सेकंड क्लास ट्रीटमेंट। इस लगातार हो रहे अन्याय ने सिपाहियों की वफादारी को धीरे धीरे खत्म कर दिया। और फिर वो दिन आया, मई 1857। ये सारा दबा हुआ गुस्सा एक साथ ज्वालामुखी की तरफ फट पड़ा। जो चिंगारी मेरठ में लगी थी ना, वो देखते ही देखते पूरे उत्तर और मध्य भारत में एक धधकती हुई ज्वाला बन गई। विद्रोह फैलने की जो रफ्तार थी वो हैरान कर देने वाली थी। सोचिए, मेरठ से बगावत शुरू हुई और बागी सिपाही कुछ ही दिनों में दिल्ली पहुंच गए, और इसके बाद तो कानपुर, लखनऊ, झांसी, एक एक करके बड़े शहर इस विद्रोह का सेंटर बनते चले गए। और इसी विद्रोह ने हमें कुछ ऐसे महान नायक और नायिकाएं दी जिन्हें हम आज भी याद करते हैं। इनमें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे जैसे लीडर्स शामिल थे, जिनकी बहादुरी की कहानियां आज भी हम सबको प्रेरणा देती हैं। रानी लक्ष्मीबाई के साहस का इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है कि इन्होंने अपने गोद लिए हुए बेटे को अपनी पीठ पर बांधा और मैदान जंग में उतर गईं। ये एक माँ का प्यार भी था और एक रानी का अपने राज्य के लिए बेमिसाल समर्पण भी। इतनी बहादुरी, इतनी कुर्बानियों के बावजूद इस विद्रोह को आखिर में कुचल दिया गया। लेकिन इसकी असफलता ने भी भारत में ब्रिटिश शासन को हमेशा हमेशा के लिए बदलकर रख दिया। तो सवाल उठता है कि यह विद्रोह आखिर नाकामयाब क्यों हुआ? खैर, इसके कई कारण थे।
एक तो ये कि ये पूरे देश में नहीं फैल पाया। दूसरा, विद्रोहियों के पास कोई एक बड़ा नेता या कोई कोऑर्डिनेटेड प्लान नहीं था। और शायद सबसे दुख की बात यह थी कि कई भारतीय राजाओं ने अपने ही लोगों का साथ देने के बजाय अंग्रेजों का साथ दिया। इस विद्रोह का जो सबसे बड़ा नतीजा निकला वो ये था कि भारत पर एक ट्रेडिंग कंपनी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म हो गया और अब पावर सीधे ब्रिटिश क्राउन मतलब महारानी विक्टोरिया के हाथों में चली गई। यहीं से असल में ब्रिटिश राज की शुरुआत होती है। फिर आया 1858 का भारत सरकार अधिनियम, जिसने भारत की 2 सदियों पुरानी ताकतों का अंत कर दिया। एक तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी और दूसरी तरफ मुगल साम्राज्य। यह सच में एक पूरे युग का अंत था। अब भारतीयों के गुस्से को ठंडा करने के लिए महारानी ने 1858 में एक घोषणा की। इसमें बड़े बड़े वादे किए गए, जैसे कि अब किसी भी राज्य को नहीं हड़पा जाएगा और लोगों के धर्म में कोई दखलंदाजी नहीं होगी। असल में ये भविष्य में ऐसे किसी और विद्रोह को रोकने की एक कोशिश थी। तो सवाल यह है कि इस विद्रोह की आखिर विरासत क्या रही? इसने आने वाले भारतीय इतिहास को किस तरह से शेप किया? देखिए, भले ही ये विद्रोह अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाया, लेकिन इसने एक बहुत जरूरी काम किया। इसने पहली बार भारत के लोगों के अंदर एक साझा पहचान की भावना जगाई। ये एहसास दिलाया कि हम सब एक हैं और हमें अपनी आज़ादी के लिए मिलकर लड़ना होगा। कह सकते हैं कि यहीं से भारतीय राष्ट्रवाद की नींव पड़ी, जिसने आगे चलकर आज़ादी की लड़ाई को प्रेरणा दी। तो आखिर में एक सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, क्या 1857 की ये घटना सिर्फ एक सिपाही विद्रोह थी, जैसा कि अंग्रेज कहते थे, या फिर ये भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम था? इसका जवाब शायद इस बात पर निर्भर करता है कि हम इतिहास को किस नजरिए से देखते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है।